नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे नेपाल में एक बार फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद की। जेन ज़ी के आंदोलन के दौरान नेपाल में जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं, जिसे लोगों ने अपनी ही पहल से हटाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इसकी पहल युवाओं ने ही की है, जिसमें सभी लोगों का साथ उन्हें मिल रहा है। नेपाल में अब जैसी स्थिति नजर आ रही थी वो सामान्य होने लगी है, यानी कि जिंदगी पटरी पर लौटती नजर आ रही है। नेपाल में जेन ज़ी के आंदोलन के दौरान जगह जगह मलबों का ढेर फैला हुआ है, लेकिन इसी जेन ज़ी ने उसकी सफाई भी शुरू कर दी है। राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी युवा हाथ में साफ सफाई करने वाले सामान लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं, जिसमें उनका साथ देने के लिए लोग भी आ रहे हैं। सबकी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी नेपाल में जिंदगी पटरी पर लाई जाए। इस सफाई अभियान के जरिए वहां के युवा ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव के लिए किए गए आंदोलन के बाद वो देश को संवारने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। नेपाल में अब जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि यहाँ के लोग अब एक बार फिर से आम जनजीवन को पटरी पर लाने में शिद्दत से जुट गए हैं। जहाँ जहाँ मलबा दिखाई पड़ रहा है वहाँ लोग पूरे साजो सामान के साथ साफ सफाई के लिए पहुँच रहे, हाथों से मलबा उठा रहे, उन्हें थैली में डाल रहे ताकि ठहर सी गई जिंदगी एक बार फिर गुलजार हो सके। खास बात यह है कि इस सफाई अभियान में उन युवाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है जो यहाँ हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे। इस सफाई अभियान की अगुवाई करते हुए ये युवा अब नेपाल को फिर से संवारने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जगह जगह मलबा हटाने से लेकर साफ सफाई की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं। आज सुबह से एक अलग तरह की तस्वीर नेपाल के जज्बे को दिखाती है। यहाँ के अमन पसंद लोगों की तस्वीर है ये। देखिए किस तरह से सड़कों पे जहाँ जहाँ बलवा था, जो जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने जिन सामान को रखकर आग लगाया था, उन सब को अब स्थानीय लोग खुद ही सड़कों पर आके साफ कर रहे हैं और पूरी सड़क को साफ किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक की आवाजाही में किसी तरह की समस्या ना आए। ये सब कुछ करने के लिए इनको किसी ने कहा नहीं है। हम देख रहे हैं मोहल्ले दर मोहल्ला जहाँ पे आर्मी का कंट्रोल अब स्थापित हो चुका है, वहाँ स्थानीय लोग खुद अपने घरों से निकल रहे हैं और जो कुछ भी ट्रैफिक में बाधा डाल सकता था उन सब को स्थानीय लोग खुद से ही हटा रहे हैं। आप लोगों को किसी ने कहा या खुद से? नहीं, हम स्वतःस्फूर्त रूप से कर रहे। कल जो किया था ना वो भी आवश्यक था, ये जो कर रहे हैं ना ये भी आवश्यक था। जो समय ने मांगा वो हमने कर दिया है, ये हमारे काम था, हम खुद कर लेंगे। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। एक नए नेपाल की संरचना इस वक्त हो रही। युवाओं के साथ ही बाकी लोग भी साफ सफाई के लिए सड़कों पर खुद उतर आए हैं ताकि शहर की जो सूरत बिगड़ी वो एक बार फिर पहले के रूप में लौट सके। इस पहल में महिलाएं भी आगे बढ़कर भागीदारी कर रही हैं। युवाओं का कहना है कि उनका आंदोलन विध्वंस के लिए नहीं बल्कि एक बदलाव के लिए था और ये सब अपनी सिटी को स्वच्छ रखना चाहते हैं। ये सीधे सीधे ये संदेश दे रहे हैं कि इनका मकसद विनाश नहीं बल्कि रिकंस्ट्रक्शन है। अब नेपाल के संसद भवन के पास की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ भी युवाओं की टीम सड़कों की सफाई में पसीना बहाती नजर आई। प्रदर्शन के कारण यहाँ काफी गंदगी फैल गई थी और टायर का ये जो जला हुआ उसके अवशेष है, जो अन्य गंदगियां हैं उसको सफाई में ये लोग जुटे हैं। ये स्वस्फूर्त होकर ये युवा जो है सड़कों पर आकर इस समय सफाई कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं ये संसद भवन के आगे का है और जो युवा अलग अलग समूह बनाकर ये चारों तरफ सफाई में जुटे हुए हैं यहाँ पे, ताकि ये जो पूरे काठमांडू में ये हिंसा के कारण और ये तोड़फोड़ के कारण, आगजनी के कारण जो गंदगी फैली है उसको साफ किया जा सके। न सिर्फ काठमांडू बल्कि नेपाल के दूसरे हिस्सों में भी युवाओं के साथ लोग सफाई अभियान में जुड़कर सड़क पर मौजूद बाधाओं को दूर करते नजर आ रहे। नेपाल के युवा अपनी मेहनत से दुनिया को साफ साफ ये बता रहे हैं कि वो अपने देश को आगे बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। लुम्बिनी के नेपालगंज में भी युवाओं की टीम सड़क पर मौजूद कचरा और मलबा को हटाने में जुटे दिखे। सभी चीजें चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या सरकारी नगर निगम, सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ सेना है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के, जो पहले कल हिंसा में भी शामिल थे, वो भी अब अपने हाथों में जिम्मेदारी संभाल ली है कि इसको साफ करेंगे नेपाल को। क्योंकि वजह है कि जिस तरीके से ये पूरा हिंसा हुई, जिस तरीके से उपद्रव हुआ,
तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अब यूथ ही अपने हाथों में इसको संवारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर ना तो नगर निगम है, ना ही कोई सरकारी सिस्टम है। जो प्रोटेस्ट किया था उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसका साफ सफाई करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे हम कि हमारा जो राष्ट्र का प्रमुख प्रधानमंत्री और नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के जो 3 शीर्ष नेताओं थे, उन लोगों के भ्रष्टाचार के करतूत के अंत करने के लिए और उन लोगों के शासन को अंत करने के लिए हम लोगों ने वो प्रोटेस्ट किया था। नई उम्मीद है नेपाल के सामने कि वो शायद इसको सही करे और कल टूटी हुई चीजों को आज संभालने की कोशिश है। और ये शुरुआत है नेपाल की, यहाँ के लोग आगे आ रहे हैं। जिम्मेदारी है कि कैसे ये नेपाल पटरी पर लौटे, ये खुद जनता अपने हाथों में लेकर इसको दिखाने की कोशिश कर रही है और आगे आने की कोशिश कर रही है। नेपाल में हर किसी की कोशिश अब यही है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हालात पूरी तरह सुधरे। युवाओं से लेकर हर आम नागरिक और सेना तक इसी कोशिश में जुटे हुए हैं, जिसका सकारात्मक नतीजा भी सामने आ रहा है। इस समय हालात हालांकि सामान्य है, लेकिन आर्मी की तरफ से अगर आप देखें, जो पेट्रोलिंग है वो हर इलाके में इस तरीके की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने घर से ना निकले, अगर आप जरूरी ना हो तो अपने घर से अभी ना निकले। लगातार इन इलाकों के अंदर सफाई का काम चल रहा है। खुद जो कई जो जेंजी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से सुबह सुबह हमने देखा कि कई जगहों से सामान हटाए गए, तो स्थिति को, सिचुएशन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जिंदगी भी, या फिर आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं जो नेपाल की जो चीजें हैं जो पटरी से उतर गई थी, उनको दोबारा से पटरी पे लाया जा सके। नेपाल अब तेजी से शांति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर भी अब चहल पहल दिखाई देने लगी है। कुल मिलाकर हालात अब सामान्य होते दिख रहे हैं। काठमांडू का जो त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेंजी आंदोलन की वजह से बंद हो चुका था, वो भी अब खुल चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे भारी संख्या में लोग जो हैं, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, जो अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज की तरफ को जा रहे हैं, जो टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए थे। और कई जो नेपाली सिटीजन है जो वापस आए, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस समय के ताज़ा हालात आप कह सकते हैं कि स्थिति लगभग ठीक होने की कगार पर, इसीलिए सबसे पहले कल शाम को एयरपोर्ट को भी खोला गया। नेपाल में जगह जगह मुस्तैद सेना के जवान शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिशों में जुटे नजर आ रहे हैं, तो युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर हर नागरिक अपने देश को संवारने में अपना योगदान देता दिख रहा है। नेपाल में अब जो दृश्य दिख रहा है वो ये बताता है कि यहाँ का युवा वर्ग सिर्फ गुस्से की आग में नहीं, बल्कि नई शुरुआत करने की ताकत भी रखता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से अमित भारद्वाज, पंकज दास, सुमित चौधरी और लुम्बिनी से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। यहाँ की संस्कृति भी भारतीय संस्कृति की तरह ही है। दोनों देश सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से गहराई से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और यही वजह है कि भारत और नेपाल के बीच गहरे रिश्ते रहे हैं। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे हैं। जब कभी भी जरूरत पड़ी है, भारत नेपाल की मदद के लिए हमेशा आगे आया है। ये यूँ कहें कि भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। नेपाल एक खूबसूरत देश जो हिमालय की राजसी पर्वत श्रृंखलाओं, लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से संपन्न है। इस देश की सीमा भारत के 5 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ जुड़ी हुई है और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है। भारत और नेपाल का रिश्ता सिर्फ सीमा और संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि रोटी बेटी के रिश्तों से भी गहरा है, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक एकता को और मजबूत करता है। भगवान राम और माता सीता का रिश्ता हो या साझा खुली सीमाएं, दोनों देशों के लोगों को आपस में गहराई से जोड़ती है। दोनों देशों के लोगों के बीच वैवाहिक रिश्ते रामायण काल से ही चले आ रहे हैं। अयोध्या के भगवान श्री राम का विवाह नेपाल के जनकपुर के राजा की पुत्री सीता से हुआ था और दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंधों का ये सिलसिला आज भी बना हुआ है। इसके पीछे की मुख्य वजह भी है दोनों देशों की सांस्कृतिक और भौगोलिक निकटता। खुली सीमा के चलते लोगों की आवाजाही आसान है,
साथ ही सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी दोनों देशों के बीच शादियों के सिलसिले को बढ़ावा देती हैं। दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बीपी कोइराला हो या फिर वहां के पूर्व प्रधानमंत्री केपी भट्टाराई, उनका नाता भी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा है। भारत हमेशा नेपाल के साथ खड़ा रहा है। भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं और पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग और बड़ी स्पेशल रिलेशनशिप है। और ये बात नहीं है कि नेपाल में उतार चढ़ाव नहीं आए हैं, उतार चढ़ाव वहाँ पर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आए हैं। वहाँ पर पहले मोनार्की हुआ करती थी, उसके बाद में दूसरे लोग आ गए हैं, पार्टीज और तरह की होती हैं, कांग्रेस है, कम्युनिस्ट है। सो डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वहाँ पर है और लोगों को डेमोक्रेसी में जो भी उनको लगता है कि ठीक है उसको चुनते हैं वहाँ पर। और भारत के साथ में लगभग सभी के साथ रिश्ते ठीक रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जैसे चीन एक बड़ा नेबर है उनका भी और हमारा भी, तो चीन का जो रोल है उसका इम्पैक्ट भारत के इंटरेस्ट के ऊपर पड़ सकता है। तो हम रिलेशनशिप हमारी बायलैटरल उनके साथ काफ़ी अच्छी रही है। भारत के लिए नेपाल पड़ोसी देश तो है ही, साथ ही रणनीतिक दृष्टि से भी अहम है, इसलिए भारत उसका और ज्यादा ख्याल रखता है। दोनों देशों के बीच के रिश्ते सिर्फ सरकारों तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि लाखों नेपाली नागरिक भारत में काम करते हैं, जबकि नेपाल भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा जगहों में से एक है। साथ ही यहाँ के व्यापारी भी वहाँ से मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच भी भारत नेपाल का व्यापारिक रिश्ता उस मजबूत पुल की तरह है जो दोनों देशों को जोड़ता है। नेपाल भारत का 14वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत और नेपाल के बीच सालाना $8 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड होता है, जिसमें भारत नेपाल को $7 बिलियन का सामान बेचता है, तो वहीं नेपाल से करीब $1 बिलियन का माल खरीदता है। नेपाल की जीडीपी के 16% के बराबर भारत का एक्सपोर्ट है। यही नहीं, नेपाल कई सामानों को लेकर भारत पर काफी निर्भर है और पड़ोसी देश होने के नाते भारत भी कई सामान नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें बिजली से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी IOCL का नेपाल में काफी बड़ा एक्सपोर्ट है। वहां ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी IOCL की ओर से ही किया जाता है। भारत नेपाल को रियायती दरों पर बिजली भी सप्लाई करता है। इसके अलावा लोहा, स्टील, ऑटो पार्ट्स, दवाएं जैसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेकर नेपाल भारत पर काफी निर्भर है। वहीं अगर भारत के नेपाल से इंपोर्ट की बात करें तो जूट प्रोडक्ट्स नेपाल से ही मंगाए जाते हैं। साथ ही चाय, कॉफी और मसाले ऐसे सामान हैं जो नेपाल से ही आते हैं। फाइबर और लकड़ी के सामान भी नेपाल से इंपोर्ट होते हैं। साथ ही वनस्पति तेल और वसा काफी मात्रा में नेपाल से इंपोर्ट किया जाता है। टेक्सटाइल, फाइबर, नमक, स्टोन समेत कुछ दूसरी चीजें भी नेपाल से मंगाई जाती हैं। लगभग 6 मिलियन नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं। वो भारतीय सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवा देते हैं। अभी जिस तरह से सिचुएशन नेपाल में उभरी है उसके कारण भी जो है ये कि देखिए यूथ बल्ज है वहाँ पर, और ज़्यादातर यूथ जब बाहर जाता है और इकोनॉमी ज़्यादातर डिपेंडेंट है रेमिटेंस के ऊपर में, और वो जब डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, वहाँ पर एक तरह की ऑटोक्रेसी देख रहे हैं, तो लोग जो हैं उसका विश्वास अपनी सरकार के ऊपर से उठ जाता है। लेकिन हमारी तो हमेशा यही इच्छा रही है कि जितने भी हमारे नेबर्स हैं वहाँ पर एक स्टेबिलिटी रहे और जो उनकी प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो निरंतर चलता रहे। और इसीलिए भारत ने तो स्पेशल प्रिविलेजेस नेपाली लोगों के लिए हैं और कितने ही लाखों नेपाली यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते में 2015 के आसपास उस वक्त कुछ तनाव आया जब नेपाल में नया संविधान लागू हुआ, और इस तनाव की वजह बनी मधेशी समुदाय की शिकायतों की अनदेखी। दरअसल मधेशी समुदाय सीमा पर बसा वो तबका है जिसके भारत से गहरे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। हालांकि कुछ मुद्दों पर मतभेद के बाद भी भारत हमेशा नेपाल का भला ही सोचता और करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नेपाल में राजशाही से लेकर लोकतंत्र तक के सफर की। कैसे यहाँ पर राजशाही का अंत हुआ और फिर लोकतंत्र की राह पर बढ़ते हुए क्या कुछ हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है।
नेपाल लोकतांत्रिक देश तो बन गया, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 2006 से लेकर अब तक 14 बार प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। नेपाल इस देश की पहचान कभी हिंदू राष्ट्र के रूप में थी, लेकिन समय के बढ़ते चक्र के साथ वो पहचान खत्म हो गई। नेपाल में पहले राजशाही थी, लेकिन उसके खत्म होने से लेकर लोकतंत्र घोषित होने तक नेपाल में बड़े बदलाव देखे गए। 2001 में नेपाल के राजमहल में घटी एक घटना से पहले और बाद में भी यहाँ उथल पुथल सी ही रही। 1972 में वीरेंद्र विक्रम शाह के राजकाज संभालने के करीब 17 साल बाद 1989 में यहाँ लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन शुरू हुआ, जिसके बाद नेपाल में संवैधानिक सुधार स्वीकार किए गए। 1991 में यहाँ पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ, लेकिन 1996 में आते आते माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 2001 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह की हत्या के बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र शाह ने राजगद्दी संभाली। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने यहाँ की सरकार को बर्खास्त कर दिया। साल 2006 और 2007 नेपाल के लिए कई बड़ी घटनाएं लेकर आए। नवंबर 2006 में सरकार ने माओवादियों के साथ शांति समझौते पर दस्तखत किए और लंबा चला हिंसक संघर्ष खत्म हुआ। जनवरी 2007 में माओवादी अस्थायी संविधान की शर्तों के तहत संसद में दाखिल हुए। इसी साल अप्रैल में माओवादी अंतरिम सरकार में शामिल हुए और राजनीतिक मुख्य धारा का हिस्सा बन गए। 2007 में ही माओवादी अंतरिम सरकार से बाहर हो गए और राजशाही खत्म करने की मांग की। दिसंबर 2007 में माओवादियों के साथ हुए शांति समझौते के तहत राजशाही खत्म करने को संसद की मंजूरी मिलने के बाद वो दोबारा सरकार में शामिल हो गए। 28 मई 2008 को नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। रामवरण यादव नेपाल के पहले राष्ट्रपति बने और माओवादी नेता पुष्प कमल दहल ने यहाँ गठबंधन सरकार बनाई। साल 2008 के बाद के सालों में भी नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम जारी रहे। साल 2015 के सितंबर में संसद ने ऐतिहासिक संविधान पारित कर नेपाल को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया। इसी साल अक्टूबर में केपी शर्मा ओली नए संविधान के तहत चुने गए पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन इसके बाद से भी राजनीतिक तौर पर यहाँ स्थिरता नहीं रही। 2006 से 2025 तक नेपाल में 14 बार प्रधानमंत्री बदले, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के बीच भी भारत के साथ इसके संबंध कुल मिलाकर अच्छे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को आज भी एक स्थिर सरकार का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।